टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या है चेकलिस्ट टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, और किन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि परिवार वालों को तो कोई दिक्कत ना आए इन केस उनको उस पॉलिसी पे क्लेम लेना पड़ जाए, क्योंकि पॉलिसी तो हम खरीदते हैं लेकिन यूज़ हमारे परिवार वालों को ही करना होता है। सो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि टर्म प्लान के लिए चेकलिस्ट क्या है। सो डिटेल में डिस्कस करूंगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। हम आपके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं और कोर्सेज रन करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकें। जब आप टर्म प्लान की बात करते हैं तो टर्म प्लान आपको लेना क्यों होता है? देखिए, बहुत प्रचलन में आ गया है कि आपको टर्म प्लान की ही ज़रूरत है, आप टर्म प्लान ले लें एक अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं होता। इस तरीके की बहुत सारी बातें आप मार्केट में सुनते होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों से डिस्कशन में आती होंगी आपके पास। मुद्दा क्या है, टर्म प्लान हमारे लिए होता क्या है? आपने जैसे देखा होगा कि आपने कार का इंश्योरेंस लिया, बाइक का इंश्योरेंस लिया और उस इंश्योरेंस प्लान में कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैं एक पैसा दूंगा और वापस तो कुछ मिलना नहीं है, तो फायदा क्या होगा? फायदे की जब बात आती है तो एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले आपको बताऊं कि एक प्लान होता है जिसको आप कहते हैं एंडोमेंट प्लान। हम लोग एंडोमेंट प्लान बोलते हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है इनके हिसाब से। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि हर एंडोमेंट प्लान में एक होता है आपका प्योर टर्म प्लान बाय डिफॉल्ट। प्योर टर्म प्लान इसके अंदर होता है और दूसरा होता है इसके अंदर में आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कि आप होल लाइफ इंश्योरेंस टाइप प्लान बोल सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। विदाउट टर्म प्लान कोई भी प्लान बनता ही नहीं है। जब एक्चुअरी या प्रोडक्ट वाले इसको बनाते हैं तो उसी टाइम पे ये क्रिएट कर लिया जाता है। अच्छा, तो आपके मन में आएगा कि ये दोनों जब एक ही प्लान में होता है तो इसकी क्या ज़रूरत है? यस, क्योंकि दिमाग में एक धारणा होती है कि ये नॉर्मली इसमें पैसा बनता नहीं है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को भी तो पैसे चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए आपसे। भाई टर्म प्लान ले रहे हैं, अब बाइक का इंश्योरेंस आपने कराया 1,000 रुपए का हुआ, लेकिन इनको तो आपसे 10,000 रुपया चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप पैसे बहुत ज़्यादा देते हो, थोड़े थोड़ी देते हो। इनके मन में ये आता है कि हमेशा आपको एंडोमेंट प्लान पहले सेल कर दें ताकि अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम 10,000 रुपए बनता हो साल का, तो आप दें इसके बदले 2 लाख रुपए साल का। अब आप सोच सकते हैं कि कमाई किस में ज़्यादा है कंपनी के एंगल से बात करें तो। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग वापस चलें टर्म प्लान के ऊपर। टर्म प्लान अपने आप में क्या होता है? मैं आज इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपकी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस कितना लिया है तो पता यह चलता है लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, बट दुख की बात यह आती है कि उनका कवर उन्होंने क्या सोच के लिया पता नहीं। देखिए, हम में से हर आदमी ने इंश्योरेंस तब लिया जब कोई घटना हमारे आसपास हो गई, कोई गुजर गया, कोविड में किसी की डेथ हुई हमने देखा, किसी का एक्सीडेंट हुआ हमने देखा, तो मन में आता है कि परिवार के पास सेफ्टी होनी चाहिए। अब मैं अगर सेफ्टी की बात करूं तो मिनिमम सेफ्टी क्या है? मिनिमम सेफ्टी, फैमिली की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले मैडम का, आपकी वाइफ का, पूरी लाइफ का एक इंश्योरेंस हो जाए। ये होल लाइफ प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, इन केस मुझे कुछ हो जाता है और इफ शी इज डिपेंडेंट, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ होता है, मेरी वाइफ मुझ पे डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दोनों सिचुएशन में अलग अलग होता है। अगर वो डिपेंडेंट है तो उनकी पूरी लाइफ का एक्सपेंसेस विद डिग्निटी आप उनको दिला सकें। ये इतना कवर उसमें ऐड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके रेगुलर एक्सपेंसेस जो घर के हैं, वो सारी चीज़ें जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक के पैसे आपको चाहिए होते हैं, जब तक वो सेटल नहीं होते। देन बच्चों का सेटलमेंट, इसमें पढ़ाई भी आ जाती है, इसमें आपका उनका सेटलमेंट से रिलेटेड कोई काम कराना है, कोचिंग है, वो सब आ जाता है इसमें कॉस्ट। देन आप अगर देखें तो आपने कुछ होम लोन ले रखा है, उस होम लोन का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी है वो इसमें होना चाहिए।
सो एटलीस्ट इतने खर्चे तो होने चाहिए। इसमें आप बोल सकते हैं जो आपकी बीमारी से रिलेटेड कोई इमीडिएट एक्सपेंसेस अगर हैं, अगर फैमिली, बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे कि वहाँ पे इमीडिएट एक्सपेंसेस जो डेथ के बाद होते हैं उसके पैसे भी नहीं होते, और बहुत सारे परिवारों में बहुत बड़े बड़े चलन में चीज़ें हैं जिसके वजह से पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो अमाउंट भी इसमें ऐड किया जा सकता है और जाना चाहिए अगर आपके यहाँ ऐसा सिचुएशन है तो। देन अगर आपको लगता है कि आपके पास में एसेट्स हैं जो कि लिक्विड हैं, आप गोल्ड को छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ पे जो एसेट्स, जो घर है, ऑफिसेज हैं, कार है, उनको छोड़ दीजिए। सो अगर लिक्विड एसेट्स कुछ हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में आप कह सकते हैं, तो उस अमाउंट को इसमें लेस कर दीजिए, जो भी फिगर आती है उसके अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है। ये अमाउंट का मतलब क्या है, मैं बैंक में कितना रुपया रख दूं, बैंक में किसी एडवाइजर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं परिवार को। 90% लोग सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरा प्लान आके बेच जाएंगे लास्टली परिवार को, अगर कुछ होता है तो क्लेम के पैसे से। सो क्लेम का पैसा जो है वो कितना होना चाहिए, आप बैंक अकाउंट में पैसे रख दें। सो अकाउंट में पैसे रख के एफडी के ब्याज से आपको पूरी जिंदगी के इतने पैसे मिल जाएं, इतना अमाउंट यहां पे होना चाहिए। एनपीवी का फॉर्मूला लगता है दोस्तों, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेटर लगता है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं इस पॉलिसी को लेने की बात करता हूं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बात ध्यान रखना है, पूरा फॉर्म खुद भरना है। आप चाहे ऑनलाइन लें या आपको लेना है ऑफलाइन। सो ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, जिनकी भी एज ज़्यादा है, जिनके वज़न ज़्यादा है, जिनको कुछ बीमारियों के चांसेस हैं, इनकम कम है, वो उन सब लोगों को ऑफलाइन जाना चाहिए। और जिनके भी पेपर्स ठीक है, इनकम ठीक है, आपको मिल जाएगा, सो ऑनलाइन लीजिए। हर एक पॉइंट को डिस्क्लोज कर दीजिए। दूसरा, जो लोग ऑफलाइन लेंगे ध्यान रखिएगा, आपको पूरा फॉर्म अपनी हैंडराइटिंग में फिल करना है, अपनी हैंडराइटिंग में फिल करिए। अदरवाइज अगर 2-3 साल के अंदर कुछ होता है तो फिर क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखें इस बात का। हेल्थ का आपको जो भी पार्ट भरना है पूरा सच भर दीजिए। आपका पर्पस ये थोड़ी है कि आप एक कवर ले लें और उसके बाद कंपनी क्लेम दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है। आप जब भी कवर लेते हैं, अगर अर्ली क्लेम आता है तो मैंडेटरीली उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी 6 महीने तक, उसके बाद ही पैसा आपके परिवार को मिलेगा। और सबसे पहले चेक कहाँ करेंगे, आपके ऑफिस में। स्मोकिंग करते थे, नहीं करते थे, सिगरेट पीते थे, नहीं पीते थे, ड्रिंक्स कितनी लेते थे, क्या आदतें थी, वो सब वहाँ पूछेंगे। आपने ऑफिस में कौन कौन से मेडिकल बिल लगाए हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आप घूमने के लिए गए, वेकेशन के लिए आपने 7 दिन की छुट्टी ली, ऑफिस में दिखाया कि मैं इल था, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, आई वॉज सिक, इल। सो अगर आपने ये दिखाया हुआ है तो ऑफिशियली आप बीमार हैं। आप 15,000 तक के मेडिकल बिल्स लगाते थे कुछ सालों पहले तक। अगर बिल में कोई ऐसी दवाई आपने लगाई है जो आप यूज नहीं करते हैं तो उसको भी चेक करिए, क्योंकि कंपनी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत डिटेल में करते हैं और ऑफिशियली आप कितना बीमार हैं ये आपके ऑफिस के डॉक्यूमेंट से निकल आएगा। देन आपका काम मैनेजरियल है, आपका काम टूरिंग वाला है, आपकी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी है, वो सब इसके अंदर में डिस्क्लोज करिए। आपने कितने दिन की छुट्टियां ली हैं आप देख लीजिए, वजन आपने कैसे घटाया है या बढ़ाया है, दोनों चीजें वो पूछते। जो भरना है सच बोलिए। अगर कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देती है, आप ये मान लीजिए आपके पैसे बच गए, क्योंकि इन केस कुछ होता है तो भी प्रॉब्लम आती है इस कंडीशन में, क्योंकि अर्ली क्लेम के केस में जैसा कि मैंने कहा आपका इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है और उस केस में ये प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं। सो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। कोई भी पॉलिसी आपने लैप्स कराई है, सो उस लैप्स पॉलिसी का जिक्र जरूर कर दीजिए इसके अंदर। कोई भी पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर आप कोई भी पहली पुरानी पॉलिसी को लैप्स नहीं करा सकते। अगर आपने कराया है तो आप नई पॉलिसी ले नहीं सकते। तो इस बात का भी जरूर ध्यान में रखिए और इन बातों को ध्यान में रख के ही पॉलिसी लीजिए। टर्म प्लान का कवर, ढंग का कवर लीजिए। आपकी लाइफ में टर्म प्लान कितने साल का लेना चाहिए, एकदम सिंपल एग्जांपल है। आपकी लाइफ में जो रिस्क है उसको कवर करिए, डेथ को कवर मत करिए। डेथ
आपका कोई रिस्क नहीं है। अगर प्री मैच्योर डेथ है, 60 के पहले, 65 के पहले अगर रिस्क है डेथ से, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, देन इट शुड बी कवर्ड। सो जो टर्म आप लें वो टर्म 60 तक का ही लें, क्योंकि इसके ऊपर का टर्म लेते ही आपकी पॉलिसी महंगी हो जाती है। जब आप एडवाइजर से, एजेंट से बात करते हैं, कंपनी तो आपको लंबे से लंबा टर्म देना चाहेगी क्योंकि आप उतना ज्यादा प्रीमियम देते हैं। सो आप देख लीजिए कि आपके जिंदा रहते आप कितने समय तक में अपनी वेल्थ बना सकते हैं, उतने समय में, और जब आपका रिटायरमेंट हो उस वक्त आप इसका उतने समय के लिए आप टर्म ले लें इसके अंदर। और कभी भी ध्यान रखिए, जब लंबे समय में आपको लगता है 80 की उम्र तक का मैं कवर ले लूं, तो पता यह चलेगा कि अगर 80 की एज तक आपने कवर लिया है, 80 पे वो रकम बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके लिए आप पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा पैसे देते हैं जो कि एक्चुअली दे रहे हैं। और जब अगर 80 की उम्र में किसी की डेथ होती है और कवरेज का पैसा मिलता है, तो बच्चों के लिए वो एकदम पीनट्स के बराबर होता है। सो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। स्टार्ट लर्निंग नाउ।